जियोग्राफी को कहानी की तरह समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज बात होगी भारत के समुद्री किनारों और द्वीपों की फुल डिटेल्स और 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। जुड़ जाइए हमारे साथ सब्सक्राइब बटन दबाकर और चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास भारत के भूगोल से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प प्रेजेंटेशन है जिसका शीर्षक है भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह। हम सब जानते हैं कि भारत की तटरेखा बहुत लंबी है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक ही प्रायद्वीप के दो किनारे, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? और ये अंतर कोई मामूली नहीं है। एक तरफ आपको पथरीले कटे-फटे किनारे दिखते हैं जहां गहरे बंदरगाह हैं, तो दूसरी तरफ बिल्कुल चौड़े रेतीले समुद्र तट और विशाल डेल्टा। हमारे स्रोत बताते हैं कि इनकी पैदाइश की कहानी ही बिल्कुल अलग है। हाँ, एक तट जमीन के समुद्र में धंसने से बना, तो दूसरा नदियों के मलबे से उभर कर। यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, एक डूबने से बना और दूसरा उभरने से। तो चलिए आज इसी विरोधाभास की गहराई में उतरते हैं। हम भारत की तटरेखा पर एक तरह से काल्पनिक सफर पर निकलेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे लाखों साल पहले की भूगर्भीय घटनाओं ने आज की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और यहाँ तक कि हमारे मानसून को भी आकार दिया है। तो शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं, एक तट का धंसना और दूसरे का उभरना। ये सुनने में ही बहुत नाटकीय लगता है। स्रोतों में इसके लिए एक शब्द है भ्रंशन या फॉल्टिंग। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? यूं समझिए कि लाखों साल पहले भारतीय प्रायद्वीप का जो पश्चिमी किनारा है, जिसे आज हम पश्चिमी घाट कहते हैं, उसके पास की जमीन में एक बहुत बड़ी दरार पड़ी और उसका एक हिस्सा टूटकर अरब सागर में समा गया, मतलब धंस गया। इसे सबमर्जेंस या निमज्जन कहते हैं। अच्छा। और इस धसाव की वजह से जो तटरेखा बनी वो सीधी और सपाट नहीं थी, बल्कि गहरी, कटी-फटी और पथरीली थी। समुद्र सीधे आकर जमीन की ऊंची चट्टानों से टकराता है। अच्छा, तो ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, हिंसक भूगर्भीय घटना थी। हाँ। और पूर्वी तट, उसके बनने की प्रक्रिया तो इसके मुकाबले बिल्कुल शांत लगती है। बिल्कुल। पूर्वी तट की कहानी तो नदियों ने लिखी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये हजारों सालों से हिमालय और दक्कन के पठार से मिट्टी, गाद, ये सब बहाकर ला रही हैं। हाँ। और समुद्र के किनारे पर जमा कर रही हैं। इस लगातार जमाव से जमीन धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकलती गई, मतलब उभरती गई। इसे इमर्जेंस या उत्थान कहते हैं। इसी वजह से पूर्वी तट चौड़ा, समतल और बहुत ज्यादा उपजाऊ है। ये तो कमाल का अंतर है। मतलब अगर हम एक ड्रोन से दोनों तटों को देखें तो पश्चिमी तट पर हमें चट्टानें और गहरी खाइयां दिखेंगी। बिल्कुल। जबकि पूर्वी तट पर दूर दूर तक फैले समतल मैदान और रेतीले समुद्र तट। एक प्रकृति की ताकत का नतीजा है तो दूसरा उसके धैर्य का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही बुनियादी अंतर, यही हमारी आगे की पूरी चर्चा की नींव है। इसी से तय होता है कि कहाँ बंदरगाह बनेंगे, कहाँ खेती होगी, नदियां डेल्टा बनाएंगी या एस्चुअरी, और कहाँ मॉनसून कैसा व्यवहार करेगा। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत पश्चिमी तट से करते हैं। उत्तर में कोंकण तट से शुरू करें, जो दमन से गोवा तक फैला है। यहाँ की खास पहचान बताई गई एस्चुअरी या ज्वारन नदमुख। स्रोत कहते हैं कि यहाँ की नदियां डेल्टा नहीं बनाती। ऐसा क्यों है? इसका जवाब पश्चिमी तट की बनावट में ही छिपा है। जैसा हमने अभी बात की, ये तट धंसने से बना है और इसके ठीक पीछे पश्चिमी घाट की ऊंची पहाड़ियां हैं। तो यहाँ की नदियों का सफर बहुत छोटा होता है और ढलान बहुत तेज। उन्हें मैदान में फैलने का मौका ही नहीं मिलता। वे पहाड़ों से उतरकर तूफानी रफ्तार से सीधे समुद्र में जा मिलती हैं। मतलब उनके पास इतना समय या समतल जगह ही नहीं होती कि वे अपने साथ लाई हुई मिट्टी को जमा कर सके, जैसे पूर्वी तट की नदियां करती हैं। एकदम सही। वे अपने मुहाने को साफ कर देती हैं और एक गहरी घाटी जैसी संरचना बनाती हैं, जहां नदी का ताज़ा पानी और समुद्र का खारा पानी आकर मिलते हैं। इसी को एस्चुरी कहते हैं। नर्मदा और तापी भारत की सबसे बड़ी नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। अच्छा। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है। इसी कटे फटे और गहरे तट से भारत को कुछ बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह दिए हैं, जैसे मुंबई और मरमागांव। यहाँ मुझे कनेक्शन दिख रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लाखों साल पहले जमीन के धंसने की वो घटना आज मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी बनाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? बिल्कुल।
क्योंकि एक अच्छा प्राकृतिक बंदरगाही तो व्यापार की पहली शर्त है। ये एक शानदार कनेक्शन है। भूगोल सीधे सीधे अर्थव्यवस्था को गढ़ता है और ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। बिना उस भूगर्भीय घटना के शायद मुंबई का वैसा विकास कभी नहीं हो पाता है जैसा हम आज देखते हैं। तो कोंकण व्यापार और रफ्तार की कहानी कहता है। लेकिन जैसे ही हम इस सफर में थोड़ा और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, मालाबार तट की तरफ, तो क्या वहाँ का मिजाज थोड़ा बदल जाता है? मैंने सुना है कि वहाँ जीवन की गति थोड़ी धीमी और शांत है, शायद उन मशहूर कयाल की वजह से। हाँ, मालाबार तट यानी केरल का तटीय इलाका, वो अपनी एक अलग ही दुनिया है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कयाल, जिन्हें अंग्रेजी में हम बैक वाटर्स कहते हैं। ये असल में खारे पानी की लगून झीलें हैं जो समुद्र के समानांतर एक नेटवर्क की तरह फैली हुई हैं। वाओ, मतलब केरल में लोग रोजमर्रा के कामों के लिए इन झीलों के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम यहाँ शहरों में सड़कों का करते हैं। ये तो अद्भुत है। बिल्कुल, ये कयाल वहाँ के जीवन, परिवहन, मछली पालन और अब तो पर्यटन की रीढ़ बन चुके हैं। स्रोत में वेम्बनाड झील का भी जिक्र है, जो भारत की सबसे लंबी झील है और एक विशाल कयाल का ही उदाहरण है। लेकिन मालाबार तट की एक और बहुत बड़ी पहचान है। ये भारत की वो पहली जमीन है जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून टकराता है। अच्छा, तो मानसून का ग्रैंड वेलकम यहीं होता है। इसका वहाँ के खेती पर क्या असर पड़ता होगा? जबरदस्त असर। इसी भरपूर बारिश की वजह से ये क्षेत्र मसालों के लिए, खासकर काली मिर्च, इलायची, लौंग, इनके लिए सदियों से दुनिया भर में मशहूर रहा है। और साथ ही नारियल, रबर और सुपारी की खेती के लिए भी ये एक आदर्श जगह है। सही बात है। प्राचीन काल से लेकर आज तक दुनिया भर के व्यापारी इन्हीं मसालों के लिए इस तट पर आते रहे हैं। तो जहां कोंकण ने सामान के व्यापार का रास्ता खोला, वहीं मालाबार ने मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैलाई। बहुत खूब। अब पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। पूर्वी तट जो नदियों के जमाव से बना, चौड़ा और समतल है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है कोरोमंडल तट, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का किनारा। स्रोत में एक ऐसी जानकारी है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। यहाँ सर्दियों में बारिश होती है। हाँ, और ये भारत की सबसे अनूठी जलवायु घटनाओं में से एक है। हम सब जानते हैं कि भारत में मुख्य बारिश जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लेकिन जब ये मानसून लौट रहा होता है, मतलब उत्तर पूर्व से जमीन के ऊपर से वापस आता है, तो वो आमतौर पर सूखा होता है। सही बात है, क्योंकि वो जमीन से आ रहा है, समुद्र से तो नहीं। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जैसे ही ये लौटता हुआ सूखा मानसून बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है, वो वहां से ढेर सारी नमी उठा लेता है। अच्छा। और फिर जब ये नमी से लदी हवाएं कोरोमंडल तट से टकराती हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच यानी सर्दियों में यहाँ जोरदार बारिश होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र को साल में 2 बार पानी का वरदान मिलता है, एक बार जाते हुए मानसून से और एक बार लौटते हुए मानसून से। ये तो खेती के लिए सोने पर सुहागा हो गया। बिल्कुल। और इसी वजह से कावेरी जैसी नदियों का जो डेल्टा क्षेत्र है, वो इतना ज्यादा उपजाऊ है। स्रोत में इसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा गया है। और ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। ये अनोखा वर्षा चक्र साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जो धान की खेती के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। अगर पूर्वी तट इतना चौड़ा, समतल और उपजाऊ है, तो यहाँ पश्चिमी तट जैसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाह क्यों नहीं विकसित हुए? क्या समतल होना व्यापार के लिए एक नुकसान भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में पूर्वी तट का समतल और उथला होना ही इसके लिए एक चुनौती है, क्योंकि यहाँ नदियां बहुत सारा मलबा जमा करती हैं। इसलिए समुद्र तट के पास का पानी गहरा नहीं होता, तो बड़े जहाज किनारे तक आसानी से नहीं आ सकते। अच्छा। इसलिए यहाँ जितने भी बड़े बंदरगाह हैं, जैसे चेन्नई या विशाखापट्टनम, वे सब कृत्रिम यानी मानव निर्मित हैं, प्राकृतिक नहीं। तो जहां पश्चिमी तट ने व्यापार को गले लगाया, वहीं पूर्वी तट ने कृषि को। क्या बात है! दोनों तटों ने अपनी अपनी भौगोलिक बनावट के हिसाब से अपनी किस्मत खुद लिखी है। अब तटों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समुद्र में, भारत के द्वीप समूहों की तरफ। पहले बात करते हैं लक्षद्वीप की। स्रोत कहता है कि ये द्वीप प्रवाल या कोरल पॉलिप से बने हैं। मतलब ये जमीन नहीं बल्कि समुद्री जीवों के कंकाल हैं। हाँ, ये सच में अविश्वसनीय लगता है। लक्षद्वीप असल में एटॉल द्वीपों का एक समूह है। एटॉल का मतलब होता है अंगूठी के आकार का कोरल द्वीप जो एक लैगून को घेरे रहता है। ये द्वीप लाखों करोड़ों छोटे छोटे समुद्री जीवों, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं, उनके कैल्शियम कार्बोनेट के कंकालों के जमा होने से बने हैं।
यह एक जैविक प्रक्रिया है जो हजारों सालों तक चलती है। तो ये एक जीवित द्वीप है जो लगातार बन रहा है? यह अरब सागर में 36 द्वीपों का एक समूह है और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी। यहाँ की अर्थव्यवस्था इस अनोखी बनावट से कैसे जुड़ी है? पूरी तरह से जुड़ी है। पहली चीज है पर्यटन। दुनिया भर से लोग यहाँ के साफ नीले पानी, सफेद रेत और रंग बिरंगी कोरल रीफ को देखने आते हैं। दूसरा है नारियल, जो यहाँ की मुख्य फसल है और कोरल द्वीपों की रेतीली मिट्टी में खूब उगता है। अच्छा। यहाँ का पूरा जीवन चक्र इन प्रवाल भित्तियों पर ही निर्भर है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये द्वीप बहुत नाजुक हैं। जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान से इन कोरल्स के अस्तित्व पर सीधा खतरा है। एक तरफ ये शांत जैविक रूप से बने द्वीप है और दूसरी तरफ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिनकी पैदाइश की कहानी बिल्कुल ही विपरीत लगती है। स्रोत में ज्वालामुखी और डूबे हुए पहाड़ों का जिक्र है। ये तो बहुत ज्यादा उथल पुथल वाला इतिहास लगता है। बिल्कुल विपरीत। अगर लक्षद्वीप एक शांत बगीचा है तो अंडमान एक ज्वालामुखी की संतान है। अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये द्वीप असल में हिमालय से शुरू होकर म्यांमार से गुजरने वाली जो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है, उसी का दक्षिणी विस्तार है। अरे, ये पर्वत श्रृंखला समुद्र में डूब गई और उसकी जो चोटियां पानी के ऊपर रह गई, वही आज हमें अंडमान और निकोबार द्वीपों के रूप में दिखती हैं। अरे वाह, तो ये असल में हिमालय के ही रिश्तेदार हुए। हाँ, एक तरह से। और यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी है। एक ही देश में द्वीपों के दो इतने अलग स्वरूप। हाँ, और यही भारत की भौगोलिक विविधता की खूबसूरती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित ये जो 572 द्वीपों का समूह है, ये सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि सामरिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्रोत में 10 डिग्री चैनल का जिक्र है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक पर स्थित है। अपनी लोकेशन की वजह से ये द्वीप हिंद महासागर में भारत की नौसेना के लिए एक प्राकृतिक विमान वाहक पोत या कह लें अभेद्य किले की तरह काम करते हैं, जहां से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है। तो हमने पश्चिमी तट के व्यापार, पूर्वी तट की कृषि, लक्षद्वीप के पर्यटन और अब अंडमान के सामरिक महत्व को देखा। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन सभी भौगोलिक विविधताओं का भारत के लिए कुल मिलाकर क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारत की किस्मत उसकी तटरेखा और द्वीपों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। स्रोत के मुताबिक भारत का 90% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों और बंदरगाहों से होता है। लाखों लोगों की रोजी रोटी मत्स्य पालन पर निर्भर है। सही बात है। बॉम्बे हाई जैसे अपतटीय क्षेत्रों से हमें खनिज तेल मिलता है। पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है। तो ये सिर्फ भूगोल की किताब का एक अध्याय नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की जीवन रेखा है। बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, पश्चिमी तट के प्राकृतिक बंदरगाहों ने हमें दुनिया से जोड़ा, पूर्वी तट के उपजाऊ डेल्टा ने देश का पेट भरा, लक्षद्वीप के कोरल द्वीपों ने हमें एक अनूठा और बहुत नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र दिया, और अंडमान निकोबार ने हिंद महासागर में हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की। ये सब मिलकर भारत को एक मजबूत समुद्री राष्ट्र बनाते हैं। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारी अनमोल विरासत हैं। तो आज के इस सफर में हमने देखा कि भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह कितने विविध और महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम में धंसने से बने कटे-फटे तट से लेकर पूर्व में उभरने से बने उपजाऊ डेल्टा तक, और प्रवाल से बने शांत लक्षद्वीप से लेकर ज्वालामुखी से जन्मे सामरिक अंडमान तक, हर क्षेत्र की अपनी एक अलग कहानी है जो सीधे सीधे उनके बनने की प्रक्रिया से जुड़ी है। ये सब जानने के बाद एक सवाल भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि इन तटों का निर्माण लाखों वर्षों में हुआ, एक धंसने से और दूसरा उभरने से। आज जब हम सब जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जलस्तर की बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि ये दो अलग अलग तरह से बने तट इन परिवर्तनों पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। ये तो बहुत अहम सवाल है। सोचिए, एक तट जो स्वभाव से कटा फटा और ऊंचा है, और दूसरा जो स्वभाव से नीचा, समतल और नदियों के मुहाने पर बसा है। क्या समुद्र का बढ़ता जल स्तर दोनों पर एक जैसा असर डालेगा, या एक तट दूसरे की तुलना में कहीं ज्यादा संवेदनशील और असुरक्षित साबित होगा? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। प्रश्न 1। सुनोरिया। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं: ए. कोरोमंडल तट, बी. मालाबार तट, सी. कोंकण तट, डी. उत्तरी सरकार। अमन, पश्चिमी तट का उत्तरी हिस्सा, मुझे लगता है कोंकण तट। ऑप्शन सी सही है। बिल्कुल सही। सही उत्तर है कोंकण तट।
मतलब दमन से गोवा तक वाला हिस्सा ही कोंकण कहलाता है, राइट? हाँ बिल्कुल। पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटते हैं। उत्तर में कोंकण, बीच में कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार। और कोंकण तट तमिलनाडु में पड़ता है। नहीं अमन, कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा में आता है। तमिलनाडु तो कोरोमंडल तट पर है, जो पूर्वी तट है। करेक्शन। और याद रखना, कोंकण तट की तटरेखा कटी फटी होती है, इसलिए यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह ज्यादा मिलते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक? दमन से गोवा तक। ये मुख्य रूप से किस राज्य में है? महाराष्ट्र और गोवा। इसकी तटरेखा कैसी है? पथरीली और कटी फटी। यहाँ की नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख। अब प्रश्न 2। दक्षिण भारत का वो कौन सा तट है जहां सर्दियों यानी अक्टूबर दिसंबर में भारी बारिश होती है? विकल्प हैं ए कोंकण तट, बी कोरोमंडल तट, सी मालाबार तट, डी काठियावाड़ तट। ये तो पक्का कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी। एब्सोल्युटली राइट। कारण है लौटता हुआ मॉनसून, जिसे हम उत्तर पूर्वी मॉनसून भी कहते हैं। यानी पूरे भारत में सर्दियों में बारिश होती है? नहीं अमन, ज्यादातर भारत में गर्मियों में बारिश होती है। सिर्फ कोरोमंडल तट सर्दियों में गीला रहता है। परफेक्ट। और ये तट मुख्य रूप से तमिलनाडु में है, जहां कावेरी नदी बहती है। सर्दियों में वर्षा का कारण? उत्तर पूर्वी यानी लौटता हुआ मॉनसून। ये तट किस राज्य में है? तमिलनाडु। प्रमुख नदी? कावेरी। कावेरी डेल्टा को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का अन्न भंडार। अब प्रश्न 3। केरल के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले कयाल क्या होते हैं? विकल्प हैं ए पर्वत चोटियां, बी लगून या पश्च जल, सी मरुस्थलीय मिट्टी, डी प्रवाल द्वीप। कयाल मतलब बैकवाटर्स यानी लगून, ऑप्शन बी। करेक्ट। कयाल असल में समुद्र का जल है जो जमीन के अंदर घुसकर झील जैसी संरचना बना लेता है, और ये कोंकण तट की विशेषता है। नहीं अमन, कयाल मालाबार तट केरल की विशेषता है। ग्रेट। सबसे प्रसिद्ध कयाल वेम्बनाथ झील, और यहीं होती है फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। कयाल किस तट की विशेषता? मालाबार तट केरल। सबसे प्रसिद्ध कयाल? वेम्बनाथ झील। कयाल का जल कैसा होता है? खारा यानी ब्रैकिश वाटर। प्रसिद्ध खेल? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? विकल्प हैं ए ज्वालामुखी विस्फोट से, बी पर्वत श्रेणियों के डूबने से, सी प्रवाल निक्षेप से, डी मृदा अपर्दन से। ये प्रवाल यानी कोरल पॉलिप से बना है, ऑप्शन सी। एब्सोल्युटली करेक्ट। लाखों सालों तक कोरल पॉलिप्स के कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने से ये द्वीप बने। इन्हें एटॉल कहते हैं। और लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में है? नहीं अमन, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में कुल द्वीप? 36। राजधानी? कवरत्ती। ये किस सागर में है? अरब सागर। सबसे बड़ा द्वीप? एंद्रौत। प्रश्न 5। सुनोरिया, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? विकल्प हैं ए 8 डिग्री चैनल, बी 9 डिग्री चैनल, सी 10 डिग्री चैनल, डी पाक जलडमरू मध्य। अमन, मुझे लैटिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। सही उत्तर है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी। एब्सोल्युटली राइट। 10 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित यही चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मुख्य भारत से अलग करता है? नहीं अमन, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच होता है। परफेक्ट। और एग्जाम पॉइंट याद रखो, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच भी यही 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल की चौड़ाई? लगभग 150 किलोमीटर। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच? 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्या अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल? मिनिकॉय और मालदीव। अब प्रश्न 6। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए नारकोंडम द्वीप, बी बैरन द्वीप, सी मिनिकॉय द्वीप, डी पंबन द्वीप। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। बैरन द्वीप, ऑप्शन बी। करेक्ट। ये न सिर्फ भारत बल्कि दक्षिण एशिया का भी एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। और नारकोंडम भी एक्टिव है, राइट? नहीं अमन, नारकोंडम सुषुप्त या डोमेंट ज्वालामुखी है। एक्टिव सिर्फ बैरन आइलैंड है। एग्जैक्टली। और इसका पहला रिकॉर्डेड इरप्शन 1787 में हुआ था। बैरन द्वीप कहाँ है?
अंडमान द्वीप समूह में, एक्टिव वॉल्केनो का मतलब? जिससे लावा निकलता रहता है। नारकोंडम कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त यानी डोमेंट। क्या लक्षद्वीप में ज्वालामुखी हैं? नहीं, वे प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प हैं ए माउंट थुलियर, बी सैंडल पीक, सी माउंट कोयोब, डी महेंद्रगिरी। सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, ऑप्शन बी। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसकी ऊंचाई है लगभग 732 मीटर्स और ये उत्तर अंडमान में स्थित है। तो माउंट थुलियर लक्षद्वीप में है, राइट? नहीं अमन, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। लक्षद्वीप में तो पहाड़ ही नहीं होते। राइट। और ये पूरे द्वीप अराकान योमा पर्वत श्रेणी का हिस्सा माने जाते हैं। सैंडल पीक कहाँ है? उत्तर अंडमान। इसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर्स। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर। ये द्वीप किस पर्वत श्रेणी से जुड़े हैं? अराकान योमा। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान कहाँ आकर मिलते हैं? विकल्प हैं ए खंभात की खाड़ी, बी कन्याकुमारी, सी चिल्का झील, डी कच्छ का रण। इसका आंसर तो बहुत फेमस है, कन्याकुमारी, ऑप्शन बी। करेक्ट। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन भी कहते हैं और यही भारत का दक्षिणतम बिंदु है, राइट? नहीं अमन, कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान में है। एक्सीलेंट। और याद रखो, यहीं हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तीनों का संगम होता है। कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु? कन्याकुमारी। तीन सागरों का मिलन कहाँ? कन्याकुमारी। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। प्रश्न 9। सुनोरिया, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस तट पर स्थित है? विकल्प हैं ए कोंकण तट, बी मालाबार तट, सी उत्तरी सरकार तट, डी काठियावाड़ तट। अमन, चिल्का झील ओडिशा में है, तो सही उत्तर होना चाहिए उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन सी। एब्सोल्युटली करेक्ट। चिल्का झील पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार्स भाग में आती है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नहीं अमन, चिल्का झील खारे पानी की झील है, यानी एक लगून। परफेक्ट। एग्जाम फैक्ट याद रखो, ये एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री लगून है। चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा। ये किस प्रकार की झील है? खारे पानी की लगून। यहाँ कौन सा द्वीप या क्षेत्र प्रसिद्ध है? नलबाड़ा पक्षी अभयारण्य। ये किस तट का हिस्सा है? उत्तरी सरकार तट। अब प्रश्न 10। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए मुख्य भूमि तमिलनाडु, बी कार निकोबार, सी ग्रेट निकोबार, डी लक्षद्वीप। इसका आंसर क्लियर है, ग्रेट निकोबार, ऑप्शन सी। एब्सोल्युटली राइट। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और कन्याकुमारी ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। नहीं अमन, कन्याकुमारी सिर्फ मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट कैच। और एक करंट लिंक्ड फैक्ट, 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट का कुछ हिस्सा डूब गया था। भारत का उत्तरतम बिंदु? इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम? पिग्मेलियन पॉइंट। ये किस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार। भूमध्य रेखा से दूरी? लगभग 876 किलोमीटर। अब प्रश्न 11। कृष्णा नदी के डेल्टा और कन्याकुमारी के बीच के तट को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए कोंकण तट, बी कोरोमंडल तट, सी मालाबार तट, डी उत्तरी सरकार। कृष्णा से कन्याकुमारी, ये तो कोरोमंडल तट है, ऑप्शन बी। करेक्ट। ये पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है और महानदी से कृष्णा तक भी कोरोमंडल तट ही होता है। नहीं अमन, महानदी और कृष्णा के बीच का भाग उत्तरी सरकार कहलाता है। एग्जैक्टली। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फैला हुआ है और यहाँ धान की खेती बहुत फेमस है। कोरोमंडल तट मुख्य रूप से किस राज्य में? तमिलनाडु। बड़े बंदरगाह? चेन्नई और इन्नौर। प्रमुख फसल? धान यानी चावल। चौड़ाई पश्चिमी तट से कैसी? अधिक चौड़ी। अब प्रश्न 12। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विकल्प हैं
ए कवरत्ती, बी मिनिकॉय, सी एंद्रॉथ, डी अगाती। ये है एंद्रॉथ, ऑप्शन सी। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंद्रॉथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और लक्षद्वीप की राजधानी मिनिकॉय है? नहीं अमन, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है। परफेक्ट। और एग्जाम फैक्ट, अगाती द्वीप पर ही लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। हवाई अड्डा कहाँ है? अगाती द्वीप। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप? मिनिकॉय। सबसे बड़ा द्वीप? एंद्रॉथ। प्रश्न 13 सुनोरिया, पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं ए, ये पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में संकरे हैं, बी, ये डेल्टा की जगह एस्चुअरी बनाते हैं, सी, यहाँ सर्दियों में बहुत अधिक वर्षा होती है, डी, यहाँ मसालों और रबर की खेती अधिक होती है। अमन, पश्चिमी तट पर बारिश तो मानसून से होती है, तो सर्दियों में अधिक वर्षा वाला कथन गलत लगता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। पश्चिमी तटीय मैदानों में गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी वर्षा होती है, न कि सर्दियों में। यानी सर्दियों की बारिश मालाबार तट पर होती है। नहीं अमन, सर्दियों की वर्षा कोरोमंडल तट की विशेषता है, जो पूर्वी तट पर स्थित है। एग्जैक्टली। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। पश्चिमी तट संकरे हैं, नदियां एस्चुअरी बनाती हैं और यहाँ मसाले व रबर की खेती फेमस है। अब प्रश्न 14, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है जिसे लेकर अक्सर विवाद रहता है? विकल्प हैं ए, बैरन द्वीप, बी, कच्चतीवू द्वीप, सी, व्हीलर द्वीप, डी, नील द्वीप। ये करंट अफेयर से जुड़ा है। कच्चतीवू द्वीप, ऑप्शन बी। एब्सोल्युटली करेक्ट। 1974 के समझौते में भारत ने इसे श्रीलंका को दिया था, लेकिन तमिलनाडु के मछुआरों के अधिकारों को लेकर आज भी मुद्दा बना रहता है। और ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? नहीं अमन, कच्चतीवू द्वीप पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। परफेक्ट। एग्जाम में लोकेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न 15, ओडिशा तट पर स्थित व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? ए, स्वराज द्वीप, बी, शहीद द्वीप, सी, अब्दुल कलाम द्वीप, डी, सावरकर द्वीप। इसका आंसर बहुत क्लियर है, अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन सी। करेक्ट। इसका नाम भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है और ये अंडमान में स्थित है। नहीं अमन, अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के तट पर स्थित है। एग्जैक्टली। और यही भारत का प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है। अब प्रश्न 13, नर्मदा और तापी नदियां अपना जल कहां गिराती हैं? ए, कच्छ की खाड़ी, बी, खंभात की खाड़ी, सी, मन्नार की खाड़ी, डी, बंगाल की खाड़ी। ये दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं, तो सही उत्तर होगा खंभात की खाड़ी, ऑप्शन बी। एब्सोल्युटली राइट। ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं और डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुअरी बनाती हैं। और ये नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। नहीं अमन, नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। परफेक्ट। एग्जाम फैक्ट याद रखो, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। अमन, क्वेश्चन 17 ध्यान से सुनो। भारत के किस द्वीप समूह को मरकत द्वीप यानी एमरल्ड आइलैंड्स कहा जाता है? विकल्प हैं ए, लक्षद्वीप, बी, दमन और दीव, सी, अंडमान और निकोबार, डी, न्यू मूर द्वीप। एमरल्ड मतलब हरा भरा, तो मुझे लगता है सही उत्तर होगा अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी। एब्सोल्युटली राइट रिया। अंडमान निकोबार को उनकी घनी हरियाली और नेचुरल ब्यूटी की वजह से एमरल्ड आइलैंड्स कहा जाता है। ओह, इसलिए वहाँ बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच है। एग्जैक्टली। यहाँ जारवा और सेंटिनेलीज जैसी जनजातियां पाई जाती हैं और जंगल हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और काला पानी जेल शायद चेन्नई में थी। नहीं अमन, ध्यान दो, काला पानी जेल पोर्ट ब्लेयर अंडमान में थी। यही एग्जाम में ट्रैप होता है। मरकत यानी एमरल्ड का अर्थ? पन्ना, हरा रत्न। यहाँ की प्रमुख जनजाति? जारवा, सेंटिनेलीज। जंगलों का प्रकार? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। काला पानी जेल कहाँ? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। अगला क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? विकल्प हैं ए, दीव, बी, मिनिकॉय, सी, अगाती, डी, सागर द्वीप। ये इजी है अमन, सही उत्तर है सागर द्वीप, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में गंगा सागर के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और वहीं फेमस गंगा सागर मेला भी लगता है। तो दीव भी बंगाल की खाड़ी में होगा? नहीं अमन, दीव अरब सागर में गुजरात के पास है
और मिनिकॉय व अगाती लक्षद्वीप के द्वीप हैं, जो भी अरब सागर में ही हैं। गंगा सागर मेला कहाँ? सागर द्वीप पर। न्यू मूर द्वीप कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में, अब डूब चुका। लक्षद्वीप के द्वीप कहाँ? अरब सागर में। अब अगला क्वेश्चन 19। डंकन मार्ग किन के बीच स्थित है? विकल्प हैं ए उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, सी मिनिकॉय और मालदीव, डी भारत और श्रीलंका। ये अंडमान से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। परफेक्ट। डंकन मार्ग एक जल डमरू मध्य है जो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ओह, इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है, राइट? यस, नेविगेशन और डिफेंस दोनों के लिए। 10 डिग्री चैनल तो दक्षिणी अंडमान के ऊपर होगा। नहीं अमन, ध्यान दो, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान के दक्षिण में स्थित है। डंकन मार्ग कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। अंडमान का सबसे छोटा द्वीप? रॉस द्वीप, यानी अब बोस द्वीप। अब लास्ट क्वेश्चन 20। कोरोमंडल तट पश्चिमी तट से ज्यादा चौड़ा क्यों है? विकल्प हैं ए ऊंची पहाड़ियां, बी बड़ी नदियों के डेल्टा, सी गहरा समुद्र, डी ज्यादा वर्षा। क्लियर कॉन्सेप्ट है अमन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि बड़ी नदियों ने यहाँ विशाल डेल्टा बनाए हैं। एग्जैक्टली। पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी लाखों सालों में मिट्टी जमा करके चौड़ा और उपजाऊ तट बना देती हैं। जबकि पश्चिमी तट पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। नहीं अमन, ध्यान दो, पश्चिमी तट की नदियाँ एस्चुली बनाती हैं, क्योंकि वो छोटी और तेज बहाव वाली हैं। पूर्वी तट की नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरवन, गंगा, ब्रह्मपुत्र। खेती के लिए बेहतर तट? पूर्वी तट। अगर ये कॉन्वर्सेशन बेस्ड ज्योग्राफी आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और SKM स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट में बताओ काला पानी जेल कहाँ है।